हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 20 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आज हमें बात करनी है आज का इम्पॉर्टेंट डे के बाद आज हम बात करेंगे कुछ साइंस एंड टेक की न्यूज़ पे। हमें देखना है कि 22 मई को नासा कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है। हमें बात करनी है मंगलयान 2 मिशन के बारे में एंड WHO ने एक नई वैक्सीन को रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है, अप्रूवल दिया है। तो उस नई वैक्सीन के ऊपर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हमें न्यूज में देखने हैं, कुछ रिपोर्ट्स हमें डिस्कस करनी है। वीडियो के एंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बताना चाहती हूँ अबाउट द PDF। तो डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे जनरली होता है, कई बार डिले हो जाता है टेक्निकल इश्यूज के कारण या कभी रेनफॉल है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो वो आप कंसिडर कर लेना। अदरवाइज सुबह 8 बजे हमारा करंट अफेयर्स पब्लिश हो जाता है और ये आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है मेरे टेलीग्राम पे। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247 तो मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है और वहां से इजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक हिस्ट्री की सीरीज भी स्टार्ट की है, मॉडर्न हिस्ट्री। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले अराइवल ऑफ पोर्चुगीज और उनका सेटलमेंट देखा था, देन हमने डच एंड डेनिस का सेटलमेंट देखा था, फिर हमने ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट, बेदरा की लड़ाई देखी थी, स्वाली का बैटल देखा था और 4th नंबर का जो वीडियो है उसमें हमने अराइवल ऑफ फ्रांसीसीज देखा है और कार्नेटिक वॉर, जो एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है ना 3, उनके बारे में, ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रिटी ऑफ पेरिस, ट्रिटी ऑफ एक्स-ला-चापेल, ये सब हमने वहां पर डिस्कस किया। नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी देख लो, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आने वाले समय में अब हम बात करेंगे एंग्लो मराठा, एंग्लो नेपाल और एंग्लो सिख वॉर पे। जान इतनी चीजें। और प्लीज पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर जरूर करना। ओके, सो आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। मेट्रोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है मेजरमेंट से। आप जैसे कि आप लेकर आए कोई सामान मार्केट से, तो आप क्या बोलते हो कि 1 kg हमें राइस दे दो, 1 kg हमें पल्सेस दे दो। तो kg क्या है? बेसिकली यूनिट है मेजरमेंट करने की। तो यहाँ पर हमें ऐसा अनुभव हुआ कि हमको ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो कि मेजरमेंट करे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को हम तभी एक्यूरेटली जान सकते हैं जब हम मेजरमेंट करना जानते होंगे। तो यूनेस्को इस स्पेशल दिन को ऑर्गेनाइज करा रहा है पेरिस में, जो कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। एंड थीम है वी मेजर टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, वी मेजर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं मंगलयान के बारे में। याद है 2013 में इसरो ने अपना मिशन लॉन्च किया था जिसको हम मॉम के नाम से जानते हैं। और ये एक आपका मार्स ऑर्बिटल मिशन था जो कि मंगल ग्रह की ऑर्बिट पे इसने चक्कर लगाया 2013 में। और 2014 में बेसिकली इसने मार्स की ऑर्बिट में एंट्री ली थी और ये काफी सक्सेसफुल रहा। तो अब यहाँ पे इसरो प्लान कर रहा है मंगलयान 2 के बारे में, जो कि हमारा 2nd मिशन होगा मंगल ग्रह पे, ठीक है। और अगर हमने इस मिशन को सक्सेसफुल कर लिया, क्योंकि इस मिशन की खास बात यह है क्योंकि इसमें हम रोवर और एक हेलीकॉप्टर को भेज रहे हैं और रोवर क्या करेगा? लैंड करेगा मार्स की सरफेस पे। और अगर हमने सक्सेसफुली मार्स की सरफेस में रोवर को लैंड करा लिया तो हम 3rd नंबर की कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि इसके पहले USA और चाइना ऑलरेडी मार्स की सतह पर उतर चुके हैं और इंडिया ऐसा करने वाला 3रा देश बन जाएगा। और इस मिशन को रिसेंटली जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने सेलिब्रेट किया तब इसरो ने इसे लॉन्च किया और कहा है कि 2031 तक 2031 तक हम मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें आपको एक रोवर देखने को मिल रहा है और एक हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल रहा है। और इस हेलीकॉप्टर का अपना एक नाम भी है। हेलीकॉप्टर का नाम है मार्बल। मार्बल का मतलब है मार्टियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरेशन है। ये जो हमारा मंगल ग्रह है, जिसको हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, और इसका अपना कोई सैटेलाइट वेटेलाइट है कि नहीं है? मंगल ग्रह का कोई उपग्रह है कि नहीं है? हाँ जी। बुध ग्रह का, मरकरी का तो कोई भी उपग्रह नहीं है। अर्थ के पास एक है, बिल्कुल सही बात है। मार्स के पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा लाल ग्रह है, जिसको हम रेड प्लैनेट या मंगल ग्रह कहते हैं, सो मंगल ग्रह का बहुत थिन एटमॉस्फेयर है। तो थिन एटमॉस्फेयर में 100 मीटर की फ्लाइट करेगा, 100 मीटर की ऊंचाई पे ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और मार्स के जो एटमॉस्फेयर है उसकी इंफॉर्मेशन, कैसा एटमॉस्फेयर है, कौन सी गैसेज हैं, उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली अर्थ स्टेशन पे भेजने का काम करेगा। तो ये खास बात आपको इस मिशन के बारे में देखने को मिल रही है। तो हेलीकॉप्टर यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो साइंटिफिक डेटा हमको भेजेगा एक्सप्लोर करके रेड प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को, ठीक है।
अब मंगलयान 2 जो मिशन है उसको इसरो लॉन्च करेगा किससे? आपका LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग डेट आप देख सकते हैं 2031 फिलहाल इसरो ने डिसाइड की है। और यहाँ पर आप मार्बल का फुल फॉर्म बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि मार्बल एक हेलीकॉप्टर है। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर रोवर को जो लैंड कराओगे तो इस तरीके से क्रेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे और सही सही रोवर की लैंडिंग कराई जाएगी। और ये जो क्रेन टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है वो अभी रिसेंटली नासा ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था, अगर आपको याद होगा। नासा के ही मिशन से हमने इंस्पायर होके इस नई टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं जिसका नाम है परसिवरेंस। आपको याद होगा इसका इन्होंने रोवर को लॉन्च किया था, तो उसी टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है और हम यहाँ पर रोवर को लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा क्या बात होती है, यहाँ पर कांस्टेंट कम्युनिकेशन हम कैसे मेंटेन करेंगे। यहाँ पे मार्स में जो कंपोनेंट हम भेज रहे हैं, रोवर भेज रहे हैं, और अर्थ स्टेशन के बीच में कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा। तो एक रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी लॉन्च की जाएगी इसरो के द्वारा। इसरो ने कहा है कि हम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को भी लॉन्च करेंगे जो हमें फैसिलिटी देगा कि हम किस तरीके से मार्स मिशन और अर्थ के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिले भी देखने को मिलेगा 3 से लेकर 44 मिनट्स का, डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल पोजीशन PSLV की या हमारे जो ऑर्बिटल मिशन है उसकी पोजीशन आपको क्या देखने को मिलेगी। बाकी मैं मॉम के बारे में तो बता चुकी हूँ। मार्स ऑर्बिटल मिशन है जिसको 2013 में PSLV C-25 की मदद से लॉन्च किया गया था। आप स्पेसिफिक डेट भी याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, 5 नवंबर 2013। और इसरो 4th नंबर की स्पेस एजेंसी बन गया था जिसने मार्स पे अपने ऑर्बिटल मिशन को लॉन्च किया था। और अगर हम सक्सेसफुली लैंड करा लेते हैं तो हम 3रे नंबर की कंट्री बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एक और देश के बारे में जिसका नाम है वेनेजुला। वेनेजुला आपको साउथ अमेरिकन कंट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। और वेनेजुला का एकमात्र यहाँ पर आप देखेंगे ग्लेशियर बचा हुआ था जिसका नाम था हम्बोल्ट ग्लेशियर, और ये भी अब खो गया है, लॉस्ट हो गया है, श्रिंक हो गया है। तो वेनेजुला यहाँ पर पहली कंट्री बन गई जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर को खो दिया। वेनेजुला इज द फर्स्ट मॉडर्न कंट्री टू लूज ऑल ऑफ इट्स ग्लेशियर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मतलब एनवायरनमेंट का आप इम्पैक्ट पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में देख सकते हो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर रिसर्चर्स ने बताया ये बहुत बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था और अभी केवल 2 हेक्टेयर की एरिया में ही रह गया है, सिमट के श्रिंक हो चुका है। तो अब इसको ग्लेशियर कहना उचित नहीं है, ग्लेशियर की लिस्ट से इसको बाहर करो। ये केवल और केवल 2 हेक्टेयर की एक आइस फील्ड बन के रह गया है और वो भी लगातार मेल्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बात की जाए तो ये वेनेजुला आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा जो कि कैरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, जिसकी कैपिटल आपको कैराकस देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो रेंज थी, माउंटेन रेंज, जिसका नाम है सियारा नेवदा डी मेरिडा, और यहाँ पर 6 ग्लेशियर पाए जाते थे। 2011 में जब रिसर्च की गई तो 5 ग्लेशियर तो ऑलरेडी मेल्ट हो चुके थे, एक ही ग्लेशियर बचा हुआ था जिसका नाम था हम्बोल्ट ग्लेशियर। और यहाँ पे रिसर्चर्स ने कहा था कि धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है लेकिन इसको समय लगेगा, लेकिन इतना उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी, इतनी तेज गति से ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो वेनेजुला पहली कंट्री बन गई पूरे वर्ल्ड में जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर को खो दिया है। जाने इतनी चीजें। अब वेनेजुला के बारे में थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। आप कैपिटल तो देख ही चुके हैं, चलिए अब बात करते हैं करेंसी के बारे में। तो वेनेजुलन बोलीवर आपको यहाँ पे करेंसी देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखते हैं तो स्पेनिश देखने को मिलेगी। वेनेजुला में आपको वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व भी देखने को मिल जाते हैं, कोल, आयरन और इसके अलावा बॉक्साइट एंड गोल्ड भी आपको देखने को मिलेगा। वेनेजुला में आपको एक बहुत बड़ा वाटरफॉल, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल देखने को मिलता है जिसको हम एंजल फॉल के नाम से भी जानते हैं। डन। चलिए अब आप लोगों ने वर्ल्ड के पहले नेशनल पार्क के बारे में जरूर सुना होगा जिसको हम येलोस्टोन नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको यूएसए में देखने को मिलेगा जो कि वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क है। 1872 में इसे तैयार किया गया था और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया था 1978 में। अब ये इतना बड़ा येलो नेशनल पार्क है, इसमें कई सारे आपको जियोथर्मल स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, धरती के नीचे से गर्म पानी के फुब्बारे होते हैं ना वो। तो यहाँ पर इस जियो स्प्रिंग में ना एक बहुत पुराना वायरस मिला है, ठीक है। तो साइंटिस्ट डिस्कवर 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड जाइंट वायरस इन येलोस्टोन। इसे हमने जाइंट वायरस इसलिए कहा है कि नॉर्मल जो मार्केट में वायरस अवेलेबल होते हैं ना उनके साइज के हिसाब से इसका जीनोम साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हम यहाँ पे रिसर्च कर सकेंगे कि उस एनवायरमेंट में कैसे लाइफ पॉसिबल है, कैसे लाइफ हो सकती है। तो जाइंट वायरस डेटिंग बैक 1.5 बिलियन ईयर वर फाउंड इन येलोस्टोन जियोथर्मल
geothermal spring, which scientists claim could reveal the condition under which life form on Earth. क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नासा के मिशन के बारे में, जिसको वो 22 मई को न्यूजीलैंड से लॉन्च करने वाला है। नाम है प्री फायर, ये देखेंगे, प्री फायर ट्विन क्लाइमेट सैटेलाइट ऑन अ पोलर जर्नी। तो पोलर जर्नी मतलब पोलर की इमेजेस बेसिकली कलेक्ट करेगा। तो नासा प्री फायर पोलर मिशन इज सेट टू बी लॉन्च फ्रॉम न्यूजीलैंड ऑन द 22 मई, जैसा कि हमने देखा। इस प्री फायर का नाम क्या है? प्री फायर का नाम है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। फायर का मतलब हो गया फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट और प्री का मतलब है पोलर रेडिएंट एनर्जी। क्लियर? ये पोलर मिशन होगा जिसमें 2 सैटेलाइट्स होंगे और इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट को ये कैरी करके ले जाएगा, जिसमें कुछ सेंसर्स भी होंगे और ये पोलर में चक्कर लगाएंगे, पोलर की पिक्चर्स को कलेक्ट करने का काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्थ का पोलर रीजन कैसे इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जिससे हम फ्यूचर में एक प्रॉपर मॉडल क्रिएट कर सकें और एक्यूरेटली एनालिसिस हम कर सकें। डन। नेक्स्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल ओपन इन द भूटान। तो ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है, जिसकी हाइट आप देखोगे 2400 मीटर या फिर 8200 फीट पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो है आपका एक्वेटिक सेंटर ओपन किया गया है भूटान में, जहां पे कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स और नेशनल इवेंट्स को कंडक्ट कराया जाएगा। द किंगडम ऑफ भूटान ओपन इट्स फर्स्ट एवर कंपटीशन स्विमिंग पूल इन द थिम्पू कैपिटल है भूटान की, और भूटान एक कार्बन सिंक कंट्री है, इस बात को भी याद रखेंगे। विद द कोलेब्रेशन बिटवीन वर्ल्ड एक्वेटिक सेंटर इन द भूटान एक्वेटिक फेडरेशन। इसकी हाइट आपने देख ली 8200 फीट की हाइट पर भूटान में है, अंडर द पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम। पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम क्या है? इसको 2019 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जो इंश्योर करता है कि हर एक रीजन में, हर एक कंट्री में और हर एक व्यक्ति एक्वेटिक फैसिलिटी को एक्सेस कर सके। अगर हम भूटान के किंग के बारे में बात करेंगे तो जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचू आपको किंग देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वर्ल्ड एक्वेटिक के प्रेसिडेंट आपको हुसैन अल मुसल्लम देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सारी की सारी कहानी समझ में आई होंगी। आइए अब बात करते हैं उस वैक्सीन के बारे में जिसको रिसेंटली अप्रूव दिया है। बेसिकली एक जापानीज ड्रग मेकिंग कंपनी है जिसका नाम है टेकेडा, और इन्होंने एक वैक्सीन रेडी की है डेंगू के लिए जिसका नाम है क्यूडेंगा। रिसेंटली WHO ने इसको अप्रूव कर दिया है और कहा है कि जो चिल्ड्रन है 6 से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं और ऐसे एरिया जहां पे डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये WHO की 2nd नंबर की वैक्सीन है जो डेंगू के लिए अप्रूव की गई है। इसके पहले आप देखेंगे सनोफीज डेंजावेक्सिया, ये पहली वैक्सीन थी जो डेंगू की वैक्सीन थी जिसको WHO ने अप्रूव किया था। अभी दूसरी वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। ऑलरेडी इंडोनेशिया, थाईलैंड और ब्राजील जैसी कंट्रीज ने इस क्यूडेंगा वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है इस्तेमाल करने के लिए। डन। तो ये कुछ हमारे नेशनल इवेंट्स थे, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। अभी कुछ और भी बाकी हैं, वीडियो के एंड में हम देखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहले पर्सन है, इनका नाम है प्रदीप नटराजन और इन्हें होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक में। किसने अपॉइंट किया है? RBI ने अप्रूवल दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो 2015 में इसका फॉर्मेशन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो प्रदीप नटराजन का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर ऑन द बोर्ड अपॉइंट किए गए हैं बाय द RBI। चलिए अब कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 10th नंबर की जनरल मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक जो कि उलन बटार में हो रही थी, जो कि मंगोलिया के कैपिटल है। यहाँ पर हमारी 3 बुक्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, रामचरितमानस, इसके अलावा पंचतंत्र और सहृदय लोचना। ठीक है, याद आया। अब यहाँ पे 4th बुक भी है, 4थे नंबर की पुस्तक भी है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यूनेस्को रिकॉग्नाइज फेमिनिस्ट इटोपियन नोबल सुल्ताना ड्रीम्स एज अ पार्ट ऑफ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पुस्तक आपको दिखाई दे रही है, सुल्ताना ड्रीम इसका नाम है और इस पुस्तक को 1905 में रेडी किया गया था, मतलब जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। किसने इसको लिखा था? सुल्ताना ड्रीम के जो ऑथर है उनका नाम है बेगम रुकैया सखावत
हुसैन, ठीक है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन इनका नाम है। और यहाँ पर 1905 में जब ये पुस्तक लिख रही थी ना, तो इनका विजन कितना लॉन्ग था, मतलब फ्यूचर का विजन था, क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर इस कंट्री को वर्ल्ड को अगर वीमेंस लीड करती हैं तो कैसा फ्यूचर होगा। इसमें इन्होंने सोलर एनर्जी एंड फ्लाइंग कार के बारे में बताया था। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये एक बहुत ही फ्यूचर के इमेजिनेशन वर्ल्ड को बताती है, ठीक है। तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है। अंत में 2 और व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। पहली पर्सन है ये कविता कृष्णमूर्ति। कविता कृष्णमूर्ति एक बहुत ही फेमस सिंगर है और सिंगिंग की फील्ड में इनका करियर को देखते हुए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। कहाँ पर? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन में। अगली पर्सन है ये है अनमोल राय। अनमोल राय एक ट्रांस वीमेन है और रिसेंटली जो मिस पिंक नेपाल 2024 कंपटीशन काठमांडू में हुआ था, उसमें इन्होंने मिस पिंक नेपाल का टाइटल अपने नाम किया है। अनमोल राय इनका नाम है। ओके, डन। चलिए अब कुछ और रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2024 फीचर 86 इंडियन। यहाँ पे 9th एडिशन एक रिपोर्ट का पब्लिश हुआ है, जिसमें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो आर्ट हो, ड्रामा हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, हर एक कैटेगरी के ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिसको हम 30 अंडर 30 लिस्ट के नाम से जानते हैं। इस पूरी लिस्ट में आप देखेंगे 86 इंडियंस को फीचर किया गया है। तो इस लिस्ट में 86 इंडियंस हैं। अब 86 इंडियंस के नाम याद नहीं रखने हैं, बस आप इतना याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ इंडियंस कितने हैं, 86 है। कौन सा एडिशन था? 9th नंबर का एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक नाम आप देख सकते हैं भाग्यश्री जैन, जो कि फाउंडर है डायस्पोरा कंपनी की। राघव अरोरा को फाउंडर हैं आपके स्टैटिक क्यू इंडिया के, ठीक है। इनका नाम आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें देखना यह है कि लगभग 300 एंट्रीज हैं 21 कंट्रीज से, और सबसे ज्यादा एंट्री आपको इंडियंस की देखने को मिलेगी। 86 इंडियंस इसमें इंक्लूड है। इसके बाद चाइना और जापान है, देन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड आपको इंडोनेशिया की एंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो हमारे लिए अचीवमेंट ये है कि 300 एंट्रीज में से 86 इंडियन एंट्रीज हैं। आप लोग ने एक रैपर के बारे में सुना होगा, किंग हसल, MTV हसल में भी होस्ट थे शायद वो। तो किंग यहाँ पर देखिए 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में इंक्लूड हुए हैं एंटरटेनमेंट सेगमेंट में। और किंग का एक्चुअल नाम क्या है? अर्पण कुमार चंदेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डन। अब बात करेंगे स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में। एवरी ईयर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, कई सारी मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है और देखा जाता है, मतलब मिनिस्ट्री अपने लेवल पे अलग अलग एरिया में स्वच्छता के लिए काम करती हैं और अपनी जो वीडियोस हैं, पोस्ट है, वो शेयर करने का काम करती है। इस तरीके से काम होता है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने यहाँ पर एक स्टेप लिया है टू प्रमोट द क्लीनिनेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और स्वच्छता पखवाड़े को शुरू किया है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 16 मई से लेकर 31 मई के बीच में रन होने वाला है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 2016 में, अप्रैल 2016 में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई थी। It aimed to include all ministries and department through a common program to contribute for स्वच्छ भारत मिशन। और आप जो भी काम करते हैं इसको ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है स्वच्छता समीक्षा पोर्टल से, और आपको अपनी लाइव वीडियोस और पोस्ट इस पे अपलोड करने होते हैं, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था और गांधी जी की अवधारणा पे बेस्ड था। तो गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। इस मिशन के 2 पार्ट होते हैं, एक अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। जो अर्बन मिशन है उसको कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। वहीं जो रूरल मिशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको रन करने का काम करता है, डन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको स्वच्छता पखवाड़ा की और स्वच्छ भारत मिशन की मैंने बताई है, ये आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकती है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और रिपोर्ट को कहाँ पर रिलीज किया है? प्रेरणा पोर्टल पे। प्रेरणा का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेंडमेंट सिटीज।
इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जो हमारे देश की 131 सिटीज़ हैं वो किस डायरेक्शन में काम कर रही हैं, उन्होंने एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कौन से इनिशिएटिव लिए और इनिशिएटिव लेने के मामले में कौन सी सिटी टॉप पर है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में कानपुर शहर टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। तो कानपुर हैज टॉप्ड अमंग 131 cities in the final quarterly national ranking for improvement in air pollution prevention for year 23-24 and this is announced by Central Pollution Control Board। ये जो क्लीन एयर प्रोग्राम है इसके अंदर अगर आप देखो तो देखा जाता है कि कौन सा सिटी एफर्ट्स कर रही है इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, एंड टॉप पर दिखा दिया मैंने कि कानपुर है। कानपुर के बाद आपको थाने, दिल्ली, कोलकाता एंड गाजियाबाद देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? चलिए अब यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। इस प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और ये क्या करता है? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने का काम करता है। इनका टारगेट क्या है कि 131 जो इंडियन सिटीज़ है उसमें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। क्लियर? अब इनका भी गोल है कि 2024 तक जो हमारा PM10 और PM2.5 का कंसंट्रेशन है उसको 20% से 30% डिक्रीज करना। और यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो 2017 के डेटा से किया जा रहा है। मतलब 2017 में जो आपका PM10 और PM2.5 का कंसंट्रेशन था वो 20% था। ठीक है, कितना था? सॉरी 30%, 20% टू 30% हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, 20% कंसंट्रेशन था, उसको हमें रिड्यूस करके 30% करना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कई सारे रिपोर्ट को एवरी ईयर पब्लिश करता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट है, वैसे ही ये आपको रीजनल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है। रीजनल आउटलुक इकोनॉमी रिपोर्ट मतलब रीजन वाइज इंडिकेट कर रहा है और ये एशिया पैसिफिक के लिए रिपोर्ट है। तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एशिया एंड पैसिफिक की ग्रोथ फॉरकास्ट की है कि 2024 में जो एशिया पैसिफिक एरिया है इसकी ग्रोथ 4.5% होगी, वहीं 2025 में 4.3% एस्टिमेट की है इन्होंने ग्रोथ। किसने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ये पूरी एशिया पैसिफिक रीजन की बात हो रही है। अभी हम इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ये आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है जिसका नाम है रीजनल इकोनॉमी आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक रिपोर्ट, और जिसका अगर आप टाइटल देखेंगे तो स्टडी ग्रोथ अमिड डाइवर्जिंग प्रोस्पेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि लगातार भारत में और चाइना में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं जिसके कारण एशिया पैसिफिक एरिया की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, और एशिया पैसिफिक एरिया में स्पेशली इन इंडिया आप देखेंगे डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी भारत की भी इकोनॉमी ग्रोथ ज़्यादा होगी, ऐसा IMF ने कहा है। हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं डायरेक्टली, तो इंडिया की आप देखेंगे ये इंडिया है। 6.8% इन्होंने फॉरकास्ट किया है फॉर 2024 एंड 6.5% फॉरकास्टिंग की है फॉर 2025। तो अकॉर्डिंग टू द IMF भारत का GDP ग्रोथ FY24 में कितना होगा? तो आपका आंसर होगा कि 6.8 होगा। FY25 में कितना होगा? तो आपका आंसर होगा कि 6.5 होगा। डन। अब एक और रिपोर्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 यंग। अभी कुछ दिन पहले हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी थी जिसमें 2000 एंट्रीज थी और इंडिया की भी 64 एंट्रीज थी, और हमने देखा कि हमारा जो IIM अहमदाबाद है वो इंडिया में टॉप नंबर 1 की यूनिवर्सिटी आया है, जबकि उसकी वर्ल्ड रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग 410 410th नंबर पे थी। ये तो वो सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, कई सालों से ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो नई लिस्ट पब्लिश हुई है उसमें यंग यूनिवर्सिटी है जो कि मिनिमम 50 ईयर्स या उससे कम समय से काम कर रहे हैं, मतलब जो यंगर यूनिवर्सिटीज हैं। तो इस यंगर यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आप देखेंगे तो भारत की केवल 2 एंट्रीज हैं, तो हमें वो दोनों एंट्रीज पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि टॉप कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो यंगर लिस्ट की कैटेगरी में जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो है आपका न्यांगांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इस लिस्ट में जो 50 साल जिन यूनिवर्सिटी को हुआ है या जो यंगर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया है। टोटल एंट्री 670 है और 2 इंडियन यूनिवर्सिटी आपको टॉप 100 में देखने को मिल जाएंगी। पहली है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला जिसकी रैंकिंग 81st है, एंड सेकेंड नंबर पे अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई है जिसकी रैंकिंग 96 पोजीशन पे आपको मिल जाएगी। डन। बस इतनी ही बातें इस रिपोर्ट के बारे में पता होनी थी। चलिए अब बात करते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में। इन्होंने रिसेंटली
बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब ये बीमा सेंट्रल प्रोग्राम क्या है, जो कि SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। इसमें कोई भी कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरे अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, अलग अलग मेरे पास पॉलिसीज हैं, उनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकती हूँ और इसको ऑनलाइन ऑपरेट भी कर सकती हूँ। तो ये फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस विद इनोवेशन। ठीक है, इट हैज कोलैबोरेटेड विद बीमा सेंट्रल विच हैज डेवलप्ड बाय द CAMS इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो इसे तैयार किसने किया है, तो CAMS रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड ने रेडी किया है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, अलाउ कस्टमर टू एग्रीगेट देयर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट, और कन्वीनियंटली इसको मैनेज किया जा सकता है। डन। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट के बारे में, जो कि रिसेंटली कहाँ पर हुआ है, पेरिस फ्रांस में हुआ है। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज लोगों को कर सकता है क्योंकि ये अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट है जो कि पहली बार हो रहा है, लेकिन पेरिस फ्रांस में हो रहा है। क्या बातें की गई, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कही गई कि 1 बिलियन से ज़्यादा पीपल हैं अफ्रीका में जो आज भी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब अपनी खाना पकाने के लिए ये चारकोल एंड वुड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके पास LPG गैस सिलेंडर नहीं है, या बायोगैस फैसिलिटी या सोलर एनर्जी फैसिलिटी नहीं है। तो हमारा टारगेट है कि जो ये लोग हैं अफ्रीका में जो कि चारकोल और वुड का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, इसलिए हमें इस पर्टिकुलर एरिया में फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है अफ्रीका की, उन्होंने कहा है कि हम $2.2 बिलियन कलेक्ट करेंगे, फंड को रेज करेंगे आने वाले डिकेड में, और फिर इसका इस्तेमाल यहाँ पर क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने में करेंगे। कहाँ पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोगों में। यहाँ पे नॉर्वे ने $50 मिलियन, यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया है कि वो $431 मिलियन इन्वेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर इवेंट में। डन। यहाँ पर बात की गई कि जो आपका चाइना, इंडिया और लैटिन अमेरिका है, ये ऑलमोस्ट क्लीन कुकिंग अचीवमेंट कर चुके हैं, और यहाँ पर अफ्रीका यूनिवर्सल फेलियर है। क्लीन कुकिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बायोगैस, LPG, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, एथेनॉल, नेचुरल गैस और सोलर पावर यहाँ पर आती है। डन। चलिए अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी विल इन्वेस्ट 600 करोड़ रुपीज फॉर सेटिंग अप 2 एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वो कौन सी कंपनी है जो 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और भारत में 2 एथेनॉल प्लांट को सेटअप करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का विजन है कि FY26 तक हमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करनी है, और ये जो प्लांट्स हैं ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है नायरा एनर्जी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्लांट सेटअप किए जाएंगे इनकी कैपेसिटी 200 किलोलीटर पर डे आपको देखने को मिल जाएगी। Which country has become the first country to lose all glaciers? तो आंसर आप सभी को पता है, आज ही डिस्कस किया, वेनेजुएला इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। United Nation has revised India's growth forecast for 2024 from 6.2% to blank। तो मैंने बहुत ही रिसेंट, मेरे को याद है करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि इन्होंने अपनी GDP फोरकास्ट को चेंज किया है। यूनाइटेड नेशन ने पहले कहा था कि FY24 में भारत की GDP ग्रोथ होगी वो 6.2 होगी, अब इसको रिवाइज करके 6.9% कर दिया है, ऑप्शन सी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की एक इंटरनेशनल आर्म है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इन्होंने डिसाइड किया है कि $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेंगे इंडिया के किसी बैंक को, जो कि माइक्रो लोन प्रोवाइड करेगा अंडर सर्व वुमेन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। तो वो कौन सा बैंक है, आंसर हो जाएगा HDFC बैंक को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ने होते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट होता है। ऐसे कि वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन 1944 में हुआ था, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा, अजय बंगा प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। जैसा कि कहा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ना उसके 5 इंस्टीट्यूट है, जिनमें से एक आपको IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा, एंड रिमेनिंग आप 5 जो आपके 4 इंस्टीट्यूट्स हैं या ग्रुप्स हैं वर्ल्ड बैंक के, आप इनको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, नंदिनी डेयरी विल स्पॉन्सर विच कंट्रीज क्रिकेट टीम इन द ICC T20 वर्ल्ड कप। तो 2 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगा नंदिनी डेयरी। वो कौन कौन सी हैं, पहला है आपका स्कॉटलैंड, एंड सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे आयरलैंड। तो आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, in May 2024 which country has introduced the prototype of the world first high speed 6G डिवाइस।
तो पहली कंट्री कौन बन गई जिसने 6G डिवाइस को लॉन्च किया है? तो मैंने कल आपको बताया था, आंसर है जापान। एंड ये अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड मतलब 5G के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री? तो थिम्पू में ओपन किया गया है और थिम्पू कैपिटल है कहाँ पर? भूटान की। ऑप्शन सी। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम क्या है? तो थीम आपको देखने को मिलेगी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। पहला स्टेटमेंट कहा है कि केवल 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पे शामिल है, एक है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और दूसरा है अन्ना यूनिवर्सिटी टॉप 100 की लिस्ट में। फिर बोला गया है न्यांगांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला भी सही है एंड सेकेंड भी सही है, मतलब ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है रिसेंटली किन 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है टू जॉइंटली डेवलप्ड इंटरसेप्टर फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए हम एक नया सिस्टम बनाएंगे और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 2 देशों के बीच में और वो 2 कंट्री हैं USA एंड जापान। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और दोनों 2030 तक इस सिस्टम को डेवलप करेंगे जिसके लिए टोटल कॉस्टिंग $3 बिलियन होगी और अभी जापान ने रिसेंटली 75 बिलियन येन यहाँ पर इन्वेस्ट भी किए हैं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मालती जोशी पे, जो कि मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आपको रखा था कि इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नोटेड स्टोरी टेलर एंड द पद्मश्री अवार्डी मालती जोशी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 ईयर। इनको कब पद्मश्री अवार्ड मिला था? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये अगेन फोर्ब्स की लिस्ट में इंक्लूड हुए हैं हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर द 4th टाइम इन द करियर। चौथी बार ये सबसे ऊपर है, हाईएस्ट पेड एथलीट है, फुटबॉलर है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? 4 देशों के नाम हैं। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और प्लीज़ हिस्ट्री की लिस्ट को प्रमोट कीजिए, हिस्ट्री की लिस्ट को शेयर कीजिए, तभी हम कंटिन्यू अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को कर पाएंगे। ओके, सो टेक केयर।